आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कंसीडर द फॉलोइंग, ब्राजील इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। जल्दी बताओ ये पॉइंट आपको बताया कि नहीं बताया? एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट है आप लोगों का, 8वीं जो कक्षा है आप लोगों की उसके अंदर में एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है ये पॉइंट आपका, तो आपको पता होना चाहिए। तो ब्राजील जो है वो हाई ग्रेड आयरन ओर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है या नहीं, ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कौन है, और ये आपका आंसर जो है ब्राजील होगा इसके अंदर में, बिल्कुल सही है आपका। दूसरा, साउथ अफ्रीका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। नहीं फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका के अंदर में जो है आप लोगों का साउथ अमेरिका, ठीक है अमेरिका होना चाहिए यहां पर में, साउथ अमेरिका जो है वहां पर में सबसे ज्यादा कॉपर का प्रोडक्शन होता है आपका चिली और पेरू के अंदर में, तो ये गलत है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड। ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, गलत, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक अफ्रीका है। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर में? आंसर हो जाएगा यहां पर में ओनली वन, पहला वाला, केवल पहला वाला जो है वो सही है। तो ये इस तरीके से आपको करना होता था। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ब्राजील जो है वो अच्छे क्वालिटी के आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है, हाई ग्रेड आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ब्राजील है। ये एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की ज्योग्राफी की पुस्तक में दिया हुआ है। चिली और पेरू जो है फ्रेंड्स कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में है, तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन होता है, ये याद रखना है आपने। ब्राजील और बोलीविया जो है वो टिन का सबसे बड़ा उत्पादन करते हैं। तो दुनिया में सबसे ज्यादा टिन कहां होता है, कहां पर में प्रोड्यूस किया जाता है, कहां पर में उसको निकाला जाता है जमीन में से? ब्राजील और बोलीविया दोनों साउथ अमेरिका की कंट्रीज है। तो हाई ग्रेड आयरन, कॉपर और टिन, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स की साउथ अमेरिका में। अच्छा, कॉपर और टिन से क्या बनता है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से। ठीक है, कॉपर और टिन से क्या बनता है? नाउ फ्रेंड्स, अफ्रीका जो है सबसे बड़ा डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा है? डायमंड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ये जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे हर एक बच्चा। मैं देखो, जब मैं आपसे कह रहा हूं ना एक्टिविटी करनी है, तो एक्टिविटी क्यों करनी है? क्योंकि हर एक एक्सप्लेनेशन पे, एक एक पॉइंट पर एक एक क्वेश्चन बन सकता है। कम से कम जो है फ्रेंड्स 15 से 20 क्वेश्चन का डेटा आप लोगों को एक क्वेश्चन के अंदर में दे रहा हूं मैं यहां पर। मैं तो यहां पर मैं आंसर करेंगे आप लोग कि हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, या सोने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा वाला महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। प्लेटिनम का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लेटिनम सबसे ज्यादा कहां पर में होता है आप लोगों का? ठीक है, रेयर अर्थ मेटल है आप लोगों का, ये बहुत ही कम पाया जाने वाला प्लेटिनम अफ्रीका के अंदर में होता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। अच्छा, सबसे बड़ा बॉक्साइट का, ये क्वेश्चन टीआरई 2.0 में आया था, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया था। तो ऑस्ट्रेलिया, देखो यहां से क्वेश्चन आया था, वो इसी वजह से बोल रहा हूं, अच्छे से करिए यहां पर मैं आप लोग। ठीक है, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, सभी लोग लिखेंगे यहां पर में। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोल्ड का पाया जाता है, तो ये पाया जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सबसे पुराने वाले रॉक्स भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा गोल्ड कहां पाया जाता है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सबसे पुरानी वाली रॉक्स भी मिलती है, सबसे पुरानी वाली चट्टानें आप लोगों की। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना है, ये 3 एक्टिविटीज आपको दी गई है, आपको बताना है कि इनमें से जो है आप लोगों की प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब होता है प्राथमिक गतिविधियां। प्राथमिक मतलब जो सबसे पहले होती है, जो नेचर से आप लोग करते हो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का निर्माण करना, रोटी पकाना, कपड़े की बुनाई करना। ठीक है, तो आंसर बताइए यहां पर मैं, आंसर क्या होगा आप लोगों का? कौन सी वाली प्राइमरी एक्टिविटी है? जिसने इसका आंसर लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। लाइक करते रहेंगे फ्रेंड सेशन को, जहां जहां शेयर कर सकते हो शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे आप सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का निर्माण करना, आपका स्टील का निर्माण जो है फ्रेंड्स आयरन, ठीक है, और उसमें कार्बन और आप लोगों का जो क्रोमियम वगैरह उसको मिलाकर किया जाता है। तो ये डायरेक्टली स्टील कभी नहीं मिलता कि जमीन खोदी और स्टील मिल गया, लो स्टील मिल गया, नहीं, कभी नहीं होगा आप लोगों का इस तरीके से। ठीक है, तो स्टील आप लोगों का प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का जो है फ्रेंड्स रोटी पकाना, डायरेक्टली आप रोटी जो है उगाते नहीं हो, पहले गेहूं बनता है उसके बाद में आप लोग रोटी पकाते हो, तो ये भी आप लोगों का नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स कपड़े की बुनाई करना, कपड़े भी पहले कपास उगता है फिर कपड़े बनते हैं आपके, तो ये भी आपका प्राइमरी एक्टिविटी में नहीं आता है। कितने लोग थे जिसने डी आंसर लगाया है? ठीक है भाई, डी लगाने वाले जो है ना 19%, केवल 20% अब हुआ है, जब बताया मैंने एक्सप्लेनेशन, 20% लोग हैं केवल जिन्होंने सही आंसर लगाया। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जहां आपके दिमाग की एक्चुअल टेस्ट होती है। ठीक है, और बच्चे डरते हैं कि नन ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दी अबव लगाने से, तो यहां पर में नन ऑफ दी अबव आंसर था, एक भी यहां पर में प्राइमरी नहीं है। सारे के सारे यहां पर में जो है सेकेंडरी एक्टिविटी के हैं। कौन से वाले हैं? सारे के सारे, ये तीनों के तीनों किसके हैं? ये सेकेंडरी एक्टिविटी के, सेकेंडरी द्वितीयक जो है आप लोगों के गतिविधियां उसके एग्जाम्पल है सेकेंडरी के। अब याद रहेगा हर एक बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सर
कि अब याद रहेंगे और ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी करवा दीजिए जहां पर में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ठीक है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज है ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स आप लोगों का। तो प्राइमरी एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज होती है आपकी प्राइमरी सेक्टर जहां पर में डायरेक्टली नेचर या प्रकृति जो है आप लोगों का वहां से आप लोग दोहन करके सामान जो है लेते हो। जब आप प्रोसेसिंग करते हो, ठीक है, प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप लोग, उसको कहा जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी। और टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर में सर्विस होती है, कोई ना कोई सेवाएं आप लोग दे रहे होते हो, जैसे कि व्यापार करके आप एक जगह से सामान खरीद रहे हो दूसरी जगह ले जा रहे हो, ये सर्विस है। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, टीचिंग सर्विस, ये सारी की सारी आपकी सर्विसेज में आती है टर्शियरी एक्टिविटीज में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है प्राइमरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज मिले उसकी प्रोसेसिंग करना, ठीक है। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री। एग्रीकल्चर जो है वो एगर या एग्री शब्द से आया है। अब जिसने इसका आंसर कर दिया भाई उसको भी मान जाएंगे। चलो बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आंसर करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जल्दी बताइए जी। तो आंसर देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब प्रोसेसिंग नहीं होता है। प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हो तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाती है, सेकेंडरी। नेचुरल रिसोर्सेस आपने निकाल लिया, ठीक है, और उसकी आप प्रोसेसिंग कर रहे हो तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएंगी, ना कि प्राइमरी रहेंगी वो। तो प्रोसेसिंग, अभी मैंने आपको बताया कि जहां प्रोसेसिंग होती है प्राइमरी एक्टिविटीज की प्रोसेसिंग आप करते हो। आपने जो है एग्रीकल्चर में गेहूं उगाया, ठीक, गेहूं से आप लोगों ने आटा बना लिया, तो वो आटा बना दिया प्रोसेसिंग की, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हो गया आटा बनाना आप लोगों का। आपने यहां से गन्ना उगाया तो वो प्राइमरी एक्टिविटी। आपने गन्ने को शुगर में कन्वर्ट कर दिया प्रोसेस करके, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी देखो गलत होना, यहां पर मैं कौन थे, यहां पर मैं सुलेखा रानी जी, उदास होने की जरूरत नहीं है। ये तो भगवान का शुक्रिया अदा करने का मौका है कि आपको अभी सीखने मिल गया, अभी सीखने मिल गया आप लोगों को। और मैं ऐसे ही आपको सिखाना चाहता हूं कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। प्रोसेसिंग जब भी आए नेचुरल रिसोर्सेज की समझ जाना, वो सेकेंडरी एक्टिविटी है। तो पहला वाला गलत है, याद रहेगा। आप इस क्वेश्चन को रिवीजन भी करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और एग्रीकल्चर जो है फ्रेंड्स वो एगर या एग्री नाम का जो है आप लोगों का शब्द उससे लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो एग्रीकल्चर जो है ये प्राइमरी एक्टिविटी है, लेकिन जब आप प्रोसेसिंग करते हो तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाती है आप लोगों की। और एग्रीकल्चर जो शब्द है आपका वो एगर या एग्री नाम का जो शब्द है आपका, ठीक है, लैटिन शब्द उससे लिया गया है। तो लैटिन भाषा का शब्द एगर या एग्री, उससे एग्रीकल्चर बना है, ठीक है। एगर या एग्री का मतलब क्या होता है, क्या होता है जल्दी से बताओ। एगर या एग्री का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा के अंदर में? मृदा होता है। मृदा मतलब मिट्टी, ठीक है। तो मृदा, ठीक है, एग्रीकल्चर का आप लोगों का एग्जांपल है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही सेशंस आप लोगों के लिए और भी लेता रहूं और भी इस तरीके से क्वेश्चंस करवा दूं आपको, तो जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। नाउ देखिए फ्रेंड्स, 20 दिसंबर 2021 को एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों का। रोजा पार्क द्वारा, रोजा पार्क एक महिला थी, बस में उसको अपनी सीट देने से, उसने सीट देने से मना कर दिया, वो सीट पर बैठी थी, ठीक है। एक व्यक्ति आया, बोला कि भाई आप जो है अश्वेत हो, ब्लैक महिला हो, आप ये व्हाइट लोगों के लिए रिजर्व्ड है, आप दूसरी जगह पे जाके बैठो। उसने मना कर दिया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये पूरी जो घटना घटी थी, उसके बाद में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो देखिए यहां पर मैं रोजा पार्क द्वारा बस से अपनी सीट देने से मना कर देने की वजह से, ठीक है, सिविल राइट्स मूवमेंट, ठीक है, नागरिक अधिकार आंदोलन वहां पर में स्टार्ट हुआ था आप लोगों का। जेंडर आंदोलन नहीं था, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का अधिकार नहीं था, श्वेत महिलाओं के लिए न्याय नहीं था, वो सिविल राइट था, नागरिक अधिकार आंदोलन, सबके लिए समान अधिकार, नागरिकों के लिए समान अधिकार। तो रोजा पार्क्स जो थी फ्रेंड्स, ठीक है, एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी, उनको सीट से हटा दिया गया, ठीक है। 1 दिसंबर 1955 की वो घटना थी, जिसके बाद में व्यापक तौर पर पूरे अमेरिका में आंदोलन फैल गया और इसके वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट चालू हुए कि भाई नागरिकों के कुछ अधिकार है, आप उसको श्वेत अश्वेत में नहीं बांट सकते, ठीक है। चलो, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर से एक बार दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर को अपने मन में दोहराओ। ये कभी भी आ सकता है आप लोगों का क्वेश्चन, बीपीएससी में भी आ सकता है, सुपर टेट में आ सकता है, सी टेट में तो आ ही चुका है, आप देख सकते हो, आगे में रिपीट हो सकता है, ठीक है। यूपी टेट के अंदर में आ सकता है, आपका DSSB में आ सकता है, ठीक है। बीएड वाले फील कर सकते हैं कि सर लास्ट ईयर, देखिए बीएड वाले, अगर आपका एमडी अनवर जी अगर आपका क्लियर हो जाता है, मान लीजिए तब तक, ठीक है, आपके बीपीएससी के अगस्त तक क्लियर हो जाता है आपका पेपर, आप पास हो जाते हो तो आप हो जाएगा। अपीयरिंग नहीं होते, वो आपका आपको क्लियर करना है, मतलब आपका मार्च में या अप्रैल में, मई में आपका खत्म हो जाना चाहिए। शुभम क्या है, शुभम साहिबा, शुभम साहिबा, ठीक है। तो आप डाउट वो बताइए आपका क्या है उसमें। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में
आप लोग बताइए, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए घरों को त्यागने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भाई जब आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको घर का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ने कहा, महावीर और बुद्ध दोनों ने कहा। उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दे फील दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स टू स्टे एट संघ कुड गेन ट्रू नॉलेज। अब देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध और महावीर दोनों ने ही कहा कि भाई अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए, ठीक है, तो आपको अपना घर जो है वो त्यागना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ने कही थी ये बात। उस समय में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, उस समय मेरी क्लासेस यूट्यूब पर नहीं आ रही थी, मेरा जन्म होने का था उस समय में। तो महावीर और बुद्ध ने कहा कि भाई आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को घर त्याग करना पड़ेगा, संघ में जाके रहना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोगों को जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो उस समय के हिसाब से वो बात सही थी, घर का त्याग करना पड़ेगा। उनका मानना था कि आप जब घर का त्याग करते हो तभी आप जो है सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, संघ में रहकर, साथ में रहकर, क्योंकि बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। उस समय कॉल वगैरह था नहीं, ठीक है, उस समय बहुत सारी इंटरनेट नहीं था जहां से आप जानकारी आप प्राप्त कर सके। ठीक है, तो यहां पर मैं आप लोगों का जो गौतम बुद्ध है, महावीर है, दोनों का यह मानना था कि जो घर का त्याग करता है वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसी वजह से उन्होंने ज्ञान घर का त्याग करने की बात यहां पर मैं कही थी उस समय में। तो ए और आर दोनों सही है। तो घर का त्याग करने की बात उन्होंने क्यों कही? बस ऐसे ही, भाई हमने छोड़ा है तुम भी छोड़ दो, इसलिए नहीं। उनका मानना था कि घर का त्याग करके ही सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो ए का सही कारण आर में दिया गया है। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कि उन्होंने घर का त्याग करने की बात क्यों कही? उन्होंने घर का त्याग करने की बात इसलिए कही क्योंकि उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब घर का त्याग कर दो। तो त्याग करने के लिए क्यों कहा, रीजन क्या था? रीजन ये था सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो आंसर जो है यहां पर में आप लोगों का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो जी एक बार देखिए, मेरी तरफ से इंटरनेट का तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जी हाँ, बीपीएससी के लिए सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है जी। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोर, मेंटल और क्रस्ट पृथ्वी के आंतरिक भाग की तीन प्रमुख संकेंद्रित परतें हैं। मतलब कि तीन है, कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। मतलब कि पृथ्वी तीन लेयर्स से बनी है। ठीक है, सबसे अंदर में कोर है, फिर ये कोर है, ये मेंटल है और सबसे ऊपर में क्रस्ट है। ठीक है, परपटी जिसको बोलते हो आप लोग हिंदी में। तो ये तीन लेयर है पृथ्वी की जिससे पृथ्वी बनी है। क्रस्ट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ एंड हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। कोर जो है आपकी सबसे ज्यादा, आप लोगों का कहा गया है यहां पर में कि कोर सबसे अंदरूनी परत है और सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है इसकी। इट इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ निकेल एंड आयरन। ये निकेल और आयरन से मिलकर बनी है। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि दोनों के दोनों पॉइंट जो है वो आप लोगों के बिल्कुल सही है कि कोर, मेंटल और क्रस्ट ये पृथ्वी के आंतरिक भागों की मुख्य जो है परतें हैं। अंदर में, पृथ्वी के अंदर में आप लोगों को ये तीन परतें देखने के लिए मिलेंगी। और क्रस्ट जो है आप लोगों की, जो क्रस्ट है, ठीक है, आपकी ये क्या सबसे निचली परत है? क्रस्ट नहीं, क्रस्ट सबसे इनर मोस्ट परत नहीं है, कोर सबसे इनर मोस्ट परत है आप लोगों की। तो यहां पर मैं क्रस्ट बोलकर इसको गलत कर दिया गया है। यहां कोर होना चाहिए था आप लोगों का, कोर। ठीक है, तो क्रस्ट बोल के आप लोगों का गलत कर दिया। ये सेकंड वाला आप लोगों का गलत है, पहला वाला सही है। तो ओनली वन इज ट्रू। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ओनली वन इज ट्रू। देखो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों का क्रस्ट जो है सबसे अंदर की नहीं, सबसे ऊपरी परत है। जैसे कि मैंने आपको यहां बताया कि क्रस्ट, परपटी आप लोगों की सबसे ऊपर की परत है। तो इनर मोस्ट परत नहीं है ना, वो अंदरूनी परत कौन सी है सबसे? ये कोर है, सबसे अंदर वाली परत आपकी कोर है। ठीक है, सबसे अंदर वाली परत। तो क्रस्ट सबसे बाहरी परत है, बाहरी, और सबसे अंदरूनी, अंदरूनी। ठीक है, अंदरूनी परत जो है आप लोगों की यहां पर में क्रस्ट, क्रोड है आप लोगों की। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना था। क्रस्ट नहीं, कोर सबसे अंदरूनी परत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। कौन से तीन इससे बनी हुई है पृथ्वी हमारी? क्रस्ट सबसे बाहर वाली, बीच में मेंटल है और अंदर में कोर है जिसको क्रोड भी बोलते हैं। कोर को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, इनर कोर और आउटर कोर। ये इनर कोर और आउटर कोर आप लोगों का निकेल और फेरस से बना हुआ है, निकेल और आयरन से, निकेल और आयरन से। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। कौन सी वाली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है आप लोगों का। नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है फ्रेंड्स आप लोगों का कि जिसको वापस अगर आपने खत्म कर दिया तो ये इसको बनने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, पानी, प्राकृतिक गैस। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, कोयला अगर आपने खत्म कर दिया तो इसको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे वापस से बनने में। ठीक है, पेट्रोलियम जो है अगर आपने खत्म कर दिया तो इसको लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे बनने में। पानी जो है वो, चाहे आपका पीने लायक पानी जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन पीने लायक पानी जो है आप लोगों का वापस से रिन्यू किया जा सकता है। पानी जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, पीने लायक पानी जो है कम है, लेकिन पानी अबेंडेंट है, पानी आप खत्म नहीं कर सकते पृथ्वी का।
चाहे वो पीने लायक पानी खत्म हो जाएगा आप लोगों का, लेकिन पूरा पानी ही खत्म हो गया ऐसा थोड़ी होने वाला है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस जो है फ्रेंड्स ये खत्म हो सकती है आप लोगों की। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये याद रखना है आप सभी लोगों ने कि ये आपकी नॉन रिन्यूएबल है। तो आपका आंसर जो है आपका हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो पानी जो है आप लोगों का ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, वाटर ये रिन्यूएबल सोर्स है, प्लीज इसको याद रखिए। कितने लोगों ने यहां पर में पानी को जो है वो रिन्यूएबल लगाया, नॉन रिन्यूएबल लगाया था? जल्दी से सच्ची सच्ची बताना अपने मन से पूछ के। ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, सन, ये सारी आप लोगों की, सूरज की, सन मतलब सन को खत्म नहीं कर रहे आप लोग, सन खा गए करके, सन मतलब सूरज की रोशनी, सोलर एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर में, ये रिन्यूएबल एनर्जी आप लोगों की। पानी भी आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। बाकी आपके मिनरल खत्म हो जाएंगे, मिट्टी, कोल, मिट्टी को भी बनने में करोड़ों सालों का समय लगता है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने। कोल, नेचुरल गैस, ये सब आप लोगों के क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर खत्म हो गए तो फिर बहुत लंबा समय लगेगा। पानी रिन्यूएबल है, हर कोई बच्चा लिख देगा जल्दी से। वाटर क्या है, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, नवीनीकृत है या नॉन जो है गैर नवीनीकृत है? ठीक है, जल्दी से सभी लिख देंगे, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में किस कारण तारे पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए दिखते हैं हमको? तारे जो है ये दिख रहे हैं आप लोगों को तारे, ठीक है। आप देखिए यहां पर में रात में बैठ के तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई शब्बो, और तारों को देखते रहो। तारे जो है ना आप लोगों को जो है इधर साइड में जाते हुए, पूरब से पश्चिम की तरफ में जाते हुए दिखेंगे। जैसे सूरज आपको जो है पूरब से पश्चिम की तरफ में जाते हुए दिखता है, वैसे ही बिल्कुल सेम। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ में घूम रही है, तो बाकी चीजें हमें इधर साइड जाते हुए दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेन में आगे की तरफ में जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप वही हो, सारी चीजें पीछे की तरफ में जा रही है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया ये ट्रेन में या बस में, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, है ना? तो बिल्कुल वैसे ही पूरब से पश्चिम की तरफ में चीजें आपको जाते हुए इसलिए दिखाई देती है क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है कंटिन्यूअसली, इसी वजह से। ठीक है, अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ में घूम रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये इसमें एनालॉजी आप ये लगाइए कि अगर आप ट्रेन में आगे की तरफ में जा रहे हो या बस में जा रहे हो या गाड़ी में जा रहे हो, बाकी चीजें आपको पीछे की तरफ में जाती हुई दिखती है, जबकि आप आगे जा रहे होते हो, इसी वजह से। तो अर्थ हमारी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूम रही है, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। टीम अगर प्लीज हम ग्लोब चैप्टर में जो हम लोगों ने वो क्वेश्चन करवाया, वो अगर हम लोग यहाँ डाल दे तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन दिखा देता हूं आप लोगों से। पूछा गया है पृथ्वी कौन सी दिशा में कौन सी दिशा से कौन सी दिशा में घूम रही है। चलिए, डी इज द आंसर। यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूम रही है। एनिमेशन में आप लोग देखिए, वो ये एनिमेशन दिखाया भी था वहां पर में कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। इसीलिए सारी चीजें हमें ऐसा लगता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ में आ रही है। ओके, चलो 500+ लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ाते रहिए सेशन को, ताकि मैं एनर्जी के साथ में आपको पढ़ा सकूं। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आज ही हमने किया है इसको भी, ठीक है। आपका हड़प्पा वाले लेक्चर के अंदर में जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहाँ मिले? कालीबंगा में, मोहनजोदारो में, बनावली में, हड़प्पा में। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको मिलते हैं कालीबंगा के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप सभी लोग, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। कालीबंगा में, और कालीबंगा कहां पर में है, कौन से राज्य में है? स्टेट जल्दी से बताएंगे आप कौन से राज्य में कालीबंगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कालीबंगा आप लोगों को मिलेगा राजस्थान के अंदर में, ठीक है, राजस्थान में। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। जूते हुए खेत मतलब खेती वहां पर में की जाती होंगी। और इवन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जूते हुए खेत तो मिला ही है, साथ ही साथ ऐसे सबूत मिले जिससे ये पता चलता है कि वहां पर में एक ही साथ एक खेत में 2 फसलें उगाई जाती थी। ऐसे एक खेत है उसको ऐसे बांट दिया जाता था, एक जगह पे अलग फसल और दूसरी जगह पे अलग फसल उगा रहे एक साथ, तो एक साथ 2 फसलें उगाने का भी आपको सबूत यहां पर में मिलता है, ठीक है। चलिए, तो कालीबंगा राजस्थान में है। खेती के सबूत आप लोगों को मिलते हैं, लकड़ी के हल से जहां पर में खेती की जाती होंगी, ओके। और जूते हुए खेत के सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि दो एक साथ उगाते थे लोग। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में छोटी घास वाली घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? अब मिड लैटिट्यूड्स का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये समझो आप लोग, इसमें आपको लैटिट्यूड समझना पड़ेगा कि लैटिट्यूड्स क्या होती है। ये है आप लोगों का लोअर लैटिट्यूड, 0 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। लोअर लैटिट्यूड 23.5 डिग्री वाली लाइन, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये है आप लोगों का फ्रेंड्स इस जगह के ऊपर में, अगर आप लोग देखोगे, जस्ट अ सेकंड मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। यहां पर में ये है आपका 66.5 डिग्री वाली लाइन नॉर्थ में, और ये है 66.5 डिग्री वाली लाइन साउथ में। ये जो 23.5 ऊपर में 66.5 तक इसको, और 23.5 से 66.5 साउथ में, इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है।
और ये मध्य में है। देखो ना तो 90 डिग्री तक ये ऊपर में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हायर लैटिट्यूड में नहीं है, ठीक है, ना ही बहुत ज्यादा लोअर साइड में, यहां पर में लोअर साइड में, ये मध्य में है, मिडल में है, मिडल में। इसी वजह से इनको मिडल लैटिट्यूड्स कहा जाता है या मिड लैटिट्यूड्स कहते हैं, मध्य अक्षांश, क्योंकि मध्य में है ये समझ में आया ना आप लोगों को? मध्य कहते हैं इनको, क्यों? क्योंकि ये मध्य में है, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर में 90 की तरफ में है, ना ज्यादा जीरो की तरफ में, 0 डिग्री लैटिट्यूड या भूमध्य रेखा के पास में, बीच में है। और इस क्षेत्र को आप टेम्परेट भी कहते हो, इसी वजह से आंसर होगा आप लोगों का टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है इसको, शीतोष्ण घास के मैदान। अब समझ में आया? ठीक है मुलान्नो, कड़ला, ठीक है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड कहा जाता है। आपको याद रखना है कि मिड लैटिट्यूड मतलब क्या होता है आपका? टेम्परेट एरिया, टेम्परेट। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं आप लोगों का? मध्य अक्षांश वाली, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र मतलब आप लोगों का होता है शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण जो क्षेत्र है उसको बात हो रही है यहां पर में। तो मिड लैटिट्यूड जब भी आ जाए समझ जाना टेम्परेट या शीतोष्ण क्षेत्र की बात हो रही है। ओके, कब समझ में आ गया आप लोगों को ये बात? ठीक है, काफी सारे बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते, मिड लैटिट्यूड या फिर ये मध्य अक्षांशीय का मतलब क्या होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा मध्य अक्षांश का मतलब क्या होता है करके। कितने लोगों को समझ में आ गया? हाथ ऊपर करके बता दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। क्योंकि मिडल में है ये, ना तो ज्यादा 0 की तरफ में, ना ज्यादा 90 की तरफ में, इसी वजह से ये अक्षांश जितने भी है आपके, ये मिडल लैटिट्यूड कहलाते हैं आप लोगों के। आगे में भी आप लोग देखोगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वहां पर में। तो टेम्परेट ग्रासलैंड जो है आप लोगों का मिड लैटिट्यूडनल जोन वाली घास के मैदान है आपके। पृथ्वी अपने अक्ष पर कहां से कहां घूमती है? अभी जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, तो वो मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, पृथ्वी अपने अक्ष पर कहां से कौन सी दिशा में घूमती है? ठीक है, जल्दी बताइए, कौन सी दिशा में घूमती है पृथ्वी? तो पृथ्वी के घूर्णन की जो दिशा है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, हमेशा वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में हमारी पृथ्वी घूमती है। अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले यहाँ पर में एक जो है डायग्राम के अंदर में भी दिखाया गया था कि कहाँ से कहाँ पृथ्वी घूम रही है। पृथ्वी का रोटेशन देखिए आप लोग, कौन सी डायरेक्शन है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ में जा रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है जो अभी आप लोगों को दिखाया मैंने यहाँ पर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ में, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये एक्चुअल स्क्रीनशॉट है, आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया, आप देख सकते हो। तो जो भी करा रहा हूं ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर में। नेक्स्ट, कंधार शिलालेख किन भाषाओं में लिखा गया? और ये आप लोगों को एनसीईआरटी में दिया है, पहले ही चैप्टर में पढ़ाया है आप लोगों को। जो सीटेट की जो पेड बैच है उसके अंदर में मैंने पहला चैप्टर जो आपको कराया व्हेन वेयर एंड हाउ वाला, उसके अंदर में बताया है कि कंधार, ये जो आपका शिलालेख है ये आपको अफगानिस्तान में मिला है, ठीक है, अफगानिस्तान में। और ये जो है फ्रेंड्स अशोका का अभिलेख है। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है, ग्रीक और अरमाइक। प्लीज इसको याद रखो, सभी लोग लिखेंगे। मेरे को एक एक बच्चा यहां पर में, एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए मेरे को नीचे में, लाइव देख रहा ऑफलाइन देख रहा, हर एक बच्चे का कमेंट चाहिए। मेरे को पता है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन जो है ना पीसीएस लेवल तक के एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, इसको बहुत सीरियसली लेना है हर बच्चे ने। कंधार शिलालेख अफगानिस्तान में, ये लिखो पहले। इसमें कौन सी दो भाषाओं में लिखा गया है? ग्रीक और अरमाइक। अरमाइक भाषा आज नहीं बोली जाती, लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि जो जीसस क्राइस्ट थे, ईसा मसीह, ऐसा माना जाता है कि वो इसी भाषा के अंदर में अपने प्रवचन देते थे। आज इस भाषा का ज्यादा प्रयोग नहीं होता है, अरमाइक भाषा का, ठीक है। ग्रीक का तो होता ही है लेकिन अरमाइक का नहीं होता। तो उस समय होता था, आज से करीब 2000 साल पहले, 2200 साल पहले, तो बहुत ज्यादा होता था ये। तो ग्रीक और अरमाइक भाषा के अंदर में कंधार अभिलेख लिखे हुए अफगानिस्तान में, अशोका का अभिलेख है ये, ठीक है, अशोका का अभिलेख है। हर एक बच्चा लिख देगा जल्दी जल्दी से कमेंट में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। मैंने कई सारे पीसीएस एग्जाम में इसके ऊपर में, कंधार अभिलेख के ऊपर में जो है आप लोगों का क्वेश्चन बनते हुए देखे हैं मैंने, ग्रीक और अरमाइक, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कंधार अभिलेख, ठीक है, ये कंधार रॉक इंस्क्रिप्शन, अशोका का इंस्क्रिप्शन है आप लोगों का, अफगानिस्तान के अंदर में है, ठीक है। अब देखिए हड़प्पा वासियों ने बनाए, क्या क्या बनाए हड़प्पा वासियों ने। ये सीटेट जनवरी 2021 में पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बताइए आप सभी लोग। तो आप लोगों के जो इतना जो आप लोगों का रिस्पांस होता है ना, वही मुझे एनर्जी देता है कि भाई तबीयत खराब हो, कोई भी चीज हो, आप लोगों के लिए एनर्जी यहां पर में लाई जा सके और मेहनत करे आप लोगों के लिए। तो देखिए यहां पर मैं क्या बोला है आप लोगों को कि जो हड़प्पा है आप लोगों का, ठीक है, हड़प्पा वासियों ने, ठीक है, पत्थर की मुहरें बनाई थी, बिल्कुल सही बात है, पत्थर की इस तरीके से आयताकार जो है मुहरे वो बनाते थे, ठीक है। पीले रंग की डिजाइन किए गए पात्र, जो पॉट्स होते थे वो पीले रंग के पात्र होते थे। भाई पीले रंग के नहीं होते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। वो कौन से कलर के होते थे? ब्लैक कलर के होते थे। ब्लैक कलर की डिजाइन की जाती थी उस पर। कौन से कलर की? ब्लैक, ब्लैक,
ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ब्लैक कलर से उस पर डिजाइन की जाती थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीला नहीं, काले रंग से डिजाइन की जाती थी, काले रंग से, काले रंग से जो है डिजाइन की जाती थी उस पर। वो एक हमारे पास में पॉट की इमेज है, वो प्लीज एक बार दिखा दीजिए जल्दी से, ताकि बच्चों को भी हम लोग दिखा सके। काले रंग से बनाई जाती थी आप लोगों की, ठीक है। तो काले काले रंग से जो है फ्रेंड डिजाइन बनाई जाती थी, तो बी गलत है, ठीक है आप लोगों का यहां पर में। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, ये वाला बी गलत है आप लोगों का। आयरन की, क्या आयरन का इस्तेमाल, आयरन की कुछ भी हो, आयरन का इस्तेमाल किया ही नहीं जाता था आयरन के बारे में, लोहे के बारे में उनको पता ही नहीं था। तो लोहे का भी आप लोग गलत कर दो, क्योंकि लोहे के बारे में हड़प्पा वालों को पता नहीं था। लिखो, लोहे के बारे में पता नहीं था उनको, तो लोहे की कुछ नहीं बन सकती, तकली टुकली, ठीक है, कुछ नहीं बन सकती आप लोगों की। तो बी और सी दोनों गलत है। तो जहां जहां बी है काट दो, सी है काट दो, बी है काट दो, सी भी है यहां पर में काट दो, तो आंसर इसका हो जाएगा पत्थर की मुहरे और सोने के बर्तन। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स कि वो पॉट्स जो है अगर हम लोग यहाँ पर में दिखा सके बच्चों को, तो प्लीज एक बार वो पॉट जो है उसको लगा दिया जाए। हम लोगों ने आज जो किया था, तो पत्थर की मुहरे बनाते थे वो लोग, मुहरे मतलब वो ऐसे सील जो होती है ठप्पा लगाने वाली वो, और गोल्ड के सोने के बर्तन बनते थे। लोहा और लोहा तो पता ही नहीं था, पीले रंग के नहीं काले रंग के बर्तन, काले रंग की डिजाइन बनाते थे वो। ये यहां पर मैं आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो यहां आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर चीज को, ये है पत्थर की सील, मुहर। मुहर मतलब क्या होता है, ये इस तरीके से जो छापने के लिए आप लोग बनाते हो, ठीक है। अरे भाई उठा ले हाथ, कब उठाएगा, बच्चे वहां पर में सो जाएंगे तब उठा लिया। देखो यहां पर में ये सील छप गई यहां पर में, ठीक है। और ये इस तरीके से जो है फ्रेंड्स काले रंग की जो है आप लोगों ने याद रखना है कि काले रंग से जो है वो क्या करते थे, जब घी टेढ़ी इंगली से ना निकले तो उंगली सीधी करनी पड़ती है आप लोगों का। यहां पर में देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये काले रंग की डिजाइन होती थी उसके ऊपर में, काले रंग की डिजाइन किया करते थे वो लोग अपने पॉट्स के ऊपर में, ठीक है। तो काले रंग की सुंदर सुंदर डिजाइन किया करते थे वो लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में फियंस के बारे में बताइए। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है भाई, ये है क्वेश्चन बढ़िया वाला। कभी आप लोगों ने जो है यहाँ पर में, चलिए सर आपकी क्लास से मेरा बीपीएससी पीआरटी क्लियर हो गया है, चलो रुखसाना परवीन जी आपको बहुत सारी बधाइयाँ, और ऐसे ही जितने भी हजारों बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के जिन लोगों का पेपर क्लियर है उन सभी लोगों को बहुत सारी बधाई, क्योंकि कंटिन्यूअसली आप लोगों के फोन मैसेज और जो है फ्रेंड्स अलग अलग माध्यम से आप लोग बता रहे हो कि आप लोगों का एग्जाम क्लियर हो गया। ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बैच लेने के लिए प्रोसेस देखिए सोनम जी बहुत ही शीनम जी बहुत ही सिंपल है। जो आपका नंबर है ना 7611101101, नीचे में नंबर चल रहा है, उस पर कॉल कर दोगे आप, तो आपको टीचिंग परीक्षा की पूरी टीम आपकी हेल्प कर देंगी उस पर। देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पर में फियंस की, तो फियंस के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फियंस की खदानें मेहरगढ़ में मिली है। फियंस प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। फियंस से मनके, चूड़ियां, झुमके और बर्तन बनाए जाते थे। यह क्वेश्चन ना रीट में पूछा गया आपको, और इतना निहायती इतना इजी क्वेश्चन है ना ये, कि इसके जैसा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता कोई। जिसको सिर्फ इतनी सी बात पता है कि फियंस जो है ये आपका आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल मटेरियल है, कृत्रिम रूप से मिलता है, तो भाई उसकी खदानें कैसे होंगी। जो चीज आपकी, अरे रोटी की खदानें होती है क्या, कि खदान खोदी और रोटी मिल गई आपको। अरे रोटी आप खुद बनाते हो तो उसकी खदानें नहीं मिल सकती आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स फियंस एक आपका कृत्रिम पदार्थ है, इंसानों के द्वारा बनाया जाता है, तो उसकी खदानें हो ही नहीं सकती। मेहरगढ़ क्या पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती उसकी खदानें, क्योंकि वो कृत्रिम है, ठीक है। तो 1 तो गलत ही है आप लोगों का, और नेचुरल नहीं है, ये कृत्रिम है, तो पहले 2 गलत है। तो 1, 2 और 1 खत्म, खल्लास, फिनिश। इतना इजी क्वेश्चन था ये, इतना इजी क्वेश्चन। क्या था इसमें, फियांस जो है वो नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, तो उसकी खदानें हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों ने देखा भी था इसके बारे में, कि ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस होता है, कृत्रिम रूप से बनता है फियांस। कैसे बनता है सुनो, आप रेत लो, इमेजिन करो, रेत लिया आप लोगों ने, जिसने इमेजिन कर दिया हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। रेत ले लो, या फिर क्वार्ट्ज नाम का पत्थर होता है, उसको पीस लो आप लोग, ले लिया, रेत ले लो या क्वार्ट्ज नाम का पत्थर होता है उसका पाउडर ले लो। अब उसमें मिला दो आप लोगों की गोंद, चिपचिपी जो गोंद होती है ना वो मिला दो, और उसको अच्छे से फेंट लो, जैसे आटा आप लोग बनाते हो ना वैसे फेंट लो। फिर उससे बना दो इस तरीके की कोई डिजाइन आपकी, या फिर आप बना लो चूड़ी या मनके बना लो मोती टाइप के, या आप बाले झुमके वगैरह बना लो आप लोग, इयररिंग्स वगैरह, छोटे छोटे बर्तन बना सकते हो। फिर क्या करना है आप लोगों ने, उसको चमकाने के लिए उसकी थोड़ी घिसाई कर दो ताकि वो चिकनी परत बन जाए। चिकनी परत करने के बाद में उस पर आप ब्लू कलर का, ज्यादातर जो हड़प्पा में मिली आपको ब्लू कलर की या सी ग्रीन कलर, जो समुद्री हरा कलर होता है ना, उसकी आपको
इस तरीके के बर्तन या फिर चीजें आपको ज्यादा मिलती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ब्लू या फिर सी ग्रीन कलर के आपको ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो फियांस जो है आप लोगों का बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी, ठीक है। उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी आप लोगों की, ठीक है, चिकना कर दिया जाता था उसको, और फियांस से मन के चूड़िया, झुमके, छोटे बर्तन, बहुत सारी ऐसी चीजें बनती थी आपकी। ओके, आर्टिफिशियल ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जो है रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। रिवीजन क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में, ठीक है। तो रिवीजन क्वेश्चन नंबर 1 आपका, हड़प्पा सभ्यता के सबसे पुराने जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? एसएससी ग्रेजुएशन जो है आप लोगों का, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स। ये 9 नवंबर 2020 को पूछा गया था। कालीबंगान, ठीक है, भगतराव, धोलावीरा, सुरकोटदा। तो कालीबंगा के अंदर में आपको सबसे पुराने जुते हुए खेत के सबूत मिलते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। कालीबंगा के अंदर में मिले। फियांस के बारे में जो है आप लोगों को 2 स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताना कि कौन सा वाला सही है। ये नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल है, ये नेचुरली मिलता है नेचर के अंदर में। क्या ये सही है आप लोगों का? नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस सही है आप लोगों का? नहीं, ठीक है, नेचुरली नहीं है फ्रेंड्स, ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तो पहला वाला गलत है। इसका इस्तेमाल करके आप मन के चूड़िया, इयरिंग्स और टाइनी वेसल्स वगैरह बना सकते हो आप लोग। तो केवल दूसरा वाला सही है ये, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को करना था ये चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर निम्नलिखित में से विश्व में अग्रणी तांबा उत्पादक देश कौन सा है? तांबे का उत्पादक, ठीक है, देश कौन सा है आप लोगों का? रीट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये, आपको बता दूं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो साउथ अफ्रीका नहीं है फ्रेंड्स। कॉपर जो है, तांबा आप लोगों का साउथ अमेरिका के अंदर में होता है। साउथ अमेरिका के अंदर में जो है चिली और पेरू, ये 2 देश है, चिली और पेरू, चिली प्लस पेरू। तो यहां पर मैं आपका चिली दिया हुआ है ना, आंसर हो गया खत्म, बी इज द आंसर, ठीक है। चिली प्लस पेरू, जिसने स्टार्टिंग से लेक्चर देखा है वो अच्छे से कर पाएगा इसको। चिली प्लस पेरू, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये आ चुका वाला क्वेश्चन है रीट के अंदर में, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीनतम स्थल कालीबंगा भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के कौन से राज्य में स्थित है आप लोग बताओगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी से। आपके आंसर्स आ जाने चाहिए, ठीक है, सभी लोगों के। 700 से ज्यादा लोगों ने लाइक कर दिया फ्रेंड। सेशन को लाइक भी करते रहेंगे ताकि मुझे लगे कि यार हाँ, आप लोगों के लिए जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसका आप लोग जो है पूरा का पूरा समर्थन कर रहे हो। ओके, तो कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर में स्थित है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां नहीं है? एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का फ्रेंड्स, ठीक है। प्राथमिक गतिविधि नहीं है तो जो नेचर से प्राप्त होता है ना, वो सारी की सारी आप लोगों की प्राथमिक गतिविधि है। एग्रीकल्चर नेचर से मिलता है भाई, ऑब्वियस ही बात है, नेचर में ही तो आप बोते हो और उसमें मिलता है आपको। खनन नेचर से मिलता है आप लोगों को, ठीक है। मछली पकड़ना नेचर से, मछली आप फैक्ट्री में थोड़ी बनाते हो, मछली समुद्र में से जाके नेचर से प्राप्त होती है आपको। कंस्ट्रक्शन आप जो है फ्रेंड्स वो करते हो बाद में, तो ये आपका प्राथमिक नहीं, ये आप लोगों का क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर में आएगा कंस्ट्रक्शन। प्राइमरी एक्टिविटी, प्राइमरी जो प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करके कुछ नई चीज बनाना, कंस्ट्रक्शन करना, ठीक है। तो डी आप लोगों का जो है ये प्राथमिक गतिविधि नहीं है आप लोगों की, ठीक है। तो प्राथमिक गतिविधि में कच्चे माल की निकासी की जाती है नेचर से। विनिर्माण मतलब प्रोसेसिंग द्वितीयक में होता है, तृतीयक में सेवाएं दी जाती है। नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू किया गया था, जुलाई 2013 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। डिमांड फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन, डिमांड फॉर इक्वल राइट्स एंड फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार, बुजुर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा। महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार और सामाजिक, बुजुर्गों वाला तो कोई है नहीं इसमें। अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग या समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने की मांग। ये एक जो है फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान से देखिए आप लोग। रोजा पार्क्स जो थी उनके साथ में नस्लीय भेदभाव हुआ था कि वो क्या है, वो एक जो है अश्वेत है, ठीक है। इसी वजह से उसको उस जगह पे बैठने से मना कर दिया गया था। तो उन्होंने बात की कि भाई चाहे गोरा हो या चाहे काला हो, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ अफ्रीकी अमेरिकों को या फिर अमेरिकियों को अधिकार मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना है, इस वजह से था। ये बी इज द करेक्ट आंसर और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। ओके सर, आपका आज का क्लास पूरे परिवार देखते हैं किशनगंज बिहार से। जमीरुल हक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके परिवार को भी बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरा, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में? जल्दी से इसका आंसर भी कीजिए सभी लोग। पृथ्वी अपनी धुरी पर कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन में घूमती है? तो पृथ्वी के घूमने की जो दिशा है फ्रेंड्स अपनी धुरी पर, वो है आप लोगों की वेस्ट से ईस्ट की तरफ में, वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ में घूमती है पृथ्वी, ठीक है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा जो है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से बात की जाए, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे? ठीक है,
तो देखिए यहां पर मैं आप लोगों का यूपीएससी सीएपीएफ पेपर के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आपका, मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन आपका बहुत सारे एग्जाम में आता है। अफगानिस्तान में अशोका के जो कंधार शिलालेख है वो आपका किस में लिखे गए आप लोगों के, ग्रीक और अरमाइक के अंदर में लिखे गए थे। ये याद रखना है आप लोगों ने, ग्रीक और अरमाइक के अंदर में, ठीक है। ये आपको बताया था मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही, और सभी को बोला था लिखने के लिए कि भाई ये आपका पीसीएस लेवल तक के एग्जाम के अंदर में आ जाता है आप लोगों के क्वेश्चन। अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? अशोक के शिलालेख कौन सी भाषा में? तो देखिए अशोक के शिलालेख ज्यादातर अभिलेख की बात हो रही है यहाँ पर में ABCD, ठीक है। तो आप लोगों का कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ब्राह्मी और खरोष्टी में, प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक के अंदर में, ठीक है। भाषा बोला है, देखिए ब्राह्मी और खरोष्टी जो है ना ये लिपि है आप लोगों की, लिपि। लिपि का मतलब होता है लिखना, अ ब क, ठीक है। आप लोगों का अ आ इ ई ये लिपि है आपकी देवनागरी लिपि। यहाँ भाषा पूछा है तो प्राकृत भाषा में, ग्रीक भाषा में या अरमाइक भाषा के अंदर में लिखे गए थे। तो बी इसका जो है आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ भाषा पूछा है, लिपि नहीं पूछा है। भाषा, ठीक है, ये याद रखना आप सभी लोगों ने। तो प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक, ग्रीक लिपि भी है, अरमाइक लिपि भी है, लेकिन प्राकृत की कोई लिपि नहीं है, प्राकृत अपने आप में भाषा है, ठीक है। तो प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक इन भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों का आज का जो है वो सेशन था। तो जो टीचिंग परीक्षा टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में आप लोगों को मिल जाएगा, टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में डाल देंगे, क्योंकि बाकी जो है फ्रेंड्स दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से इसको ले सकते हो अभी, ठीक है। 10 से 15 मिनट के अंदर में आप लोगों को टेस्ट की लिंक